एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने देखा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और आज हम देखेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे पॉक्सो एक्ट। तो इसके बारे में ज़रा जानते हैं क्या क्या है इसमें। पहली बात इसमें देखेंगे हम अधिनियम का संक्षिप्त नाम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। ठीक है। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 जून 2012 को प्राप्त हुई। ठीक है। अधिनियम 14 नवंबर 2012 से प्रवर्त लागू हुआ। 14 नवंबर बाल दिवस को ये लागू हुआ था, 14 नवंबर। अगला इसमें प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को महिला एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 15 है जिसमें मौलिक अधिकारों में, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य को महिला एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त है सरकार। आगे है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को भारत सरकार ने भी 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय जो दिए हैं उनको भारत सरकार ने भी 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया था। आगे देखते हैं, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम बना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो वो है लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए। आगे देखते हैं, बालकों का लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध है, उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे बालक की परिभाषा दी गई है। बालक कौन होगा? तो बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। बालक से मतलब बालक एवं बालिका दोनों से है। ठीक है। अगला एक परिभाषा दी गई है, घरेलू संबंध, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में दिया गया है। अगला देखते हैं, साझी गृहस्थी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये भी है। इसमें साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहता है या किसी समय रह चुका है, जैसे भाई है, चाचा है, ताऊ है या कोई और भी व्यक्ति हो। आगे देखते हैं, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध हैं वो किस किस प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्रवेशन लैंगिक अपराध, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये क्या है इसके बारे में ज़रा हम जानेंगे। जब कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या किसी अन्य व्यक्ति से बालक को करवाता है तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। ये सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या किसी व्यक्ति से बालक से ऐसा करवाता है तो भी इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। आगे और देखते हैं, अगला है, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह सादा या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा कोई भी कृत्य कोई व्यक्ति करता है तो उसको 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है साथ ही साथ। आगे देखते हैं, लैंगिक हमला। लैंगिक हमला क्या है? लैंगिक हमला के बारे में बताया गया है सेक्शन 7 में, धारा 7 में लैंगिक हमले के बारे में बताया गया है। जो कोई बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या लैंगिक आश्रय से बालक से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें लिंग का प्रवेशन हुए बिना शारीरिक संपर्क होता है उसे लैंगिक हमला कहते हैं। जैसे छेड़छाड़ वगैरह या इस तरीके से कुछ भी, धारा 7 के अंतर्गत है ये। लैंगिक हमला
का जो दंड है उसके बारे में चर्चा की गई है। सादा या कठिन कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा अगर कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता है तो, धारा 7 कहती है ये। अगला है गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये है सेक्शन 5। तो इसके बारे में जरा देखेंगे। निम्न परिस्थितियों में गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। किन किन परिस्थितियों में माना जाएगा? जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए या लोक सेवक होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है। जैसे कोई थाने में या किसी तरीके से किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी हरकत करता है जो लोक सेवक है या सुरक्षा बल का सदस्य है तो वह गुरुतर हमला कहलाएगा। इसको कौन डिफाइन कर रहा है? धारा 5। आगे देखते हैं। जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, रिमांड होम जिसे बोलते हैं, संरक्षक गृह आदि का संरक्षण होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है। तो बालक से हम पहले ही समझ चुके हैं, बालक से यानी कि बालक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर ऐसी हरकत में कोई रिमांड होम में या संरक्षक गृह में है तो अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करता है तो गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। ये भी अगला है इसमें पॉइंट। जो कोई किसी अदालत, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आदि का प्रबंधक या कर्मचारी वृंद होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। तो इसमें हमने कौन कौन देखे? सुरक्षा बल भी आ गया, इसमें लोक सेवक भी आ गए, जेल प्रतिप्रेषण गृह में या संरक्षण गृह में कोई है, संरक्षक गृह आदि का संरक्षण होते हुए भी, या फिर शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, धार्मिक संस्था आदि में प्रबंधक या कर्मचारी वृंद होते हुए भी बालक पर लैंगिक हमला करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। आगे देखेंगे। बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला या बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर लैंगिक हमला करता है वह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। कोई बच्चा मानसिक विकृति का शिकार है या मानसिक विक्षिप्त है तो ऐसी स्थिति में, या शारीरिक अशक्त है, ऐसी स्थिति में लाभ उठाते हुए कोई व्यक्ति करता है तो वो भी गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। आगे देखते हैं इसमें जो है, इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये धारा 6 बताती है पॉक्सो एक्ट की। आगे देखते हैं। जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। धारा 10 कहती है। लैंगिक उत्पीड़न, जब कोई व्यक्ति किसी बालक पर निम्नलिखित रूपों में कुछ करता है तो उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। जैसे पहला है इसमें, कोई शब्द कहे और बालक उसे सुने, अंग विक्षेप करे और बालक उसे देखे, या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग अश्लील उद्देश्य से बालक को दिखाए, तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला इसमें पॉइंट है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। आगे देखते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। आगे है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। धारा 13 कहती है, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए। आगे देखते हैं। जो कोई किसी बालक का मीडिया के किसी भी रूप में लैंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है वह इस अपराध का दोषी है। जैसे बालक के जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना, बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना आदि। दंड इसके लिए क्या है? सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा अगर कोई वीडियो वगैरह बना के कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर या इंटरनेट पर डालता है तब। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में सादा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कोई भी
व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का भंडारण करेगा वह सादा या कठिन कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं, अधिनियम के अधीन अपराध की रिपोर्ट करने में असफलता या रिपोर्ट लिखने में असफलता के लिए 6 मास तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। आगे देखते हैं, बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। बालक के कथन को बालक के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। ये धारा 24 कह सकती है, धारा 24 कहती है। उसे थाने नहीं बुलाया जाएगा या कहीं किसी और जगह नहीं, बालक जहाँ चाहेगा वहाँ उसका कथन लिखा जाएगा धारा 24 के तहत। किसी महिला पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक से नीचे की ना हो द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि उपनिरीक्षक दरोगा से नीचे रैंक की नहीं होगी, उसके द्वारा ये बयान लिखा जाएगा। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। ये भी प्रावधान किया गया कि कोई भी अधिकारी वर्दी में नहीं होगा जिससे बच्चा भयभीत हो, इसलिए भयभीत ना हो। किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी एक शर्त रखी गई है कि रात्रि में पुलिस स्टेशन में उसे निरुद्ध या रोका नहीं जाएगा। आगे, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के माता पिता या बालक के भरोसे लायक किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बालक जैसा बोले उसी के अनुरूप उसका कथन लिखा जाएगा। अपनी तरफ से कुछ भी बनावटी नहीं लिखा जाएगा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा। आगे देखते हैं, जहाँ तक संभव हो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। जहाँ तक संभव हो सके मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य यानी कि वीडियो वगैरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। आगे देखते हैं, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट क्या है इनके लिए। विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाएगी। धारा 28 के तहत इसमें बताया गया है, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 28 के तहत सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाएगी। आगे, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। पॉक्सो एक्ट के मामले सुनने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक वही अभिवक्ता बन सकेंगे जिन्होंने 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो विशेष अभियोजक। विशेष न्यायालय अभियुक्त का विचारण परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर करेगा। ये प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायालय यदि आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक के लिए विराम आदेशित कर सकता है। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है बालक के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजित करेगा। विशेष न्यायालय की भी ये भी दायित्व है स्पेशल कोर्ट का ये दायित्व है कि मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजित करे जिससे बच्चा डरे नहीं। विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। अगला, विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देगा। सभ्यता के दायरे में रह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे, विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए। यदि बालक के हित में हो तो प्रकटन किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जाएगा। आगे, समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बालक पर कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या पुनर्वास के लिए प्रतिकर आदेशित कर सकेगा। विशेष न्यायालय द्वारा बालक के साक्ष्य को अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट द्वारा बालक के साक्ष्य को अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। ये विशेष प्रावधान किया गया है। अगला, विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। 1 वर्ष से ज़्यादा मुकदमा या जो भी है केस नहीं चलेगा, 1 वर्ष के भीतर ही पूरा विचारण करेगा। आगे, विशेष न्यायालय द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि
बालक को किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। मतलब संशोधन वगैरह भी किया जा सकता है इसमें। नोट, इस अधिनियम में बालक शब्द में बालक एवं बालिका दोनों शामिल हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए संदर्भानुसार शब्द एवं वाक्य पर ध्यान देते हुए बालक अर्थ बालिका समझें। तो ये था आज पॉक्सो एक्ट, इसको हमने देखा। पॉक्सो एक्ट को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, इसमें आगे भी संशोधन हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।